तो आज के वीडियो में हम ये वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो अगर आपने ये प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो मैं वापस पेज रिफ्रेश करता हूँ और हम देखते हैं कि ये क्या है। सो जैसे ही पेज रिफ्रेश हुआ हमें ये लोडिंग एनिमेशन दिख रहा है। ये लोडिंग एनिमेशन हमारे मॉडल के साइज पे डिपेंडेंट है। तो जब तक हमारा मॉडल लोड नहीं हो जाता तब तक ये लोडिंग एनिमेशन दिखेगा, और जैसे ही हमारा मॉडल कंप्लीट लोड हो गया हमारा एनिमेशन स्लाइड होके चला जाएगा। और फिर हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो हमें अलग अलग पोजीशन पे हमारी कार दिखेगी। सिमिलरली आप रिवर्स में जाएंगे तो वो अपने उस सेक्शन के पोजीशन पे चली जाएगी। मैं इस प्रोजेक्ट को दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट पार्ट में हम बेसिकली देखेंगे कि कैसे हम मॉडल्स को सीन में ला सकते हैं और उसको हम अलग अलग सेक्शन के हिसाब से एनिमेट कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट के एनिमेशन है या हर एक सेक्शंस में एक अलग एनिमेशंस है, इसको कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मॉडल और इसके बीच में कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं ये वाला जो टेक्स्ट का एनिमेशन या जो भी इसके कोड रहेंगे मैं एंड में लिंक करूंगा सेम टाइमलाइन से। सो ये वाले वीडियो में हम फोकस करेंगे कि हम कैसे मॉडल को लोड करें और अलग अलग सेक्शन पे मॉडल को व्यू करें। सो चलो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जाएंगे sketchfab.com की वेबसाइट पे और जो भी मॉडल चाहिए हम वो मॉडल लेंगे। तो मैंने जो मॉडल यूज़ किया है उसका नाम है जियोटो कैस्पीटा। ये रहा वो मॉडल, और आप इसको क्लिक करके फिर नीचे जाके यहाँ पर डाउनलोड मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पर कौन से फॉर्मेट में चाहिए। तो हमारे केस में हम GLB यूज़ कर रहे हैं तो हम GLB में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी मॉडल चाहिए आप वो मॉडल डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका मॉडल डाउनलोड हो जाएगा तो आपको जाना है webgi.xyz। ये वेबसाइट ओपन होगी या फिर गूगल में सर्च कीजिए WebGI SDK, तो पहली साइट ही आपको आ जाएगी बाय पिक्सोट्रॉनिक। फिर इसमें आप क्लिक करेंगे WebGI SDK पे। ये लेटेस्ट वर्जन जो लिखा है इस पर राइट क्लिक और न्यू टैब, और फिर हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड को भी ओपन कर लेंगे। ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है और हम यहाँ पर उसका हमारा जो व्यूअर ओपन हो रहा है जिसको हम यूज करेंगे मॉडल एक्सपोर्ट करने के लिए। ये हो गया, और जैसे ये ओपन हो जाएगा आपको क्या करना है, आपने जो मॉडल डाउनलोड किया है उसको सिर्फ ड्रॉप करना है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए उसको कुछ ऐसे, और ये जैसे ही लोड हो जाएगा आपको आपकी कार दिखेगी। अगर आपको मॉडल नहीं दिख रहा रहेगा तो आप ऑटो फोकस पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल साइज वो टाइम ले सकता है। सबसे पहले हम ये जो ग्राउंड प्लेन है उसको हटा देते हैं। तो आप जाएंगे सीन में, ग्राउंड में और विजिबल टू फॉल्स, क्योंकि मेरे केस में मैंने जो ग्राउंड प्लेन है वो बेक किया था। अगर आपको बेक करना है तो आप ब्लेंडर के ट्यूटोरियल देख सकते हैं। सबसे मेन चीज है कि आपको करना है कि आप पहले सीन पे जाएंगे, बैकग्राउंड जाएंगे, और यहाँ पर आपने एनवायरनमेंट देखा है तो यहाँ पर हमको एनवायरनमेंट मैप देना रहता है। करेंटली ये इंटरनल यूज कर रहा है, बट जब आप होस्ट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि कोर्स का एरर देगा। आप कोई भी अपना HDR मैप यूज कर सकते हैं। आपको अगर HDR मैप चाहिए तो आप कर सकते हैं HDR हेवन। HDRI हेवन या polyheaven.com की साइट है, उस पर जाइए और यहाँ पर लिखा है ब्राउज HDRI, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं। अब यहाँ से कैटेगरी देख के वो HDR मैप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वो यूज करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। अगर आपका कोर्स एरर आ रहेगा तो आपको वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आपका मॉडल कंप्लीटली ब्लैक हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपकी वेबसाइट पे, जो हम नहीं चाहते। मैं अपना HDRI मैप लोड कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ से HDRI मैप लोड कर लिया है और यहाँ पर आप एनवायरनमेंट का रोटेशन चेक करके आपको देख सकते हैं आपको लाइटिंग कैसी लग रही है और कैसी चाहिए आपको। ये हो गया। आपको जो भी बैकग्राउंड कलर चाहिए आप बैकग्राउंड यहाँ से सेट कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कलर चेक सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज करना है तो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाइए, टोन मैपिंग में, और क्लिप। तो आप क्लिप करेंगे तो आपका मॉडल बिना बैकग्राउंड के आएगा, तो आप HTML का बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, बट हमारे केस में हम यही बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो, और हम वाइट कलर यूज कर रहे हैं। और अब आपको क्या करना है कि एक्सपोर्ट में जाना है, एसेट एक्सपोर्ट, GLB एक्सपोर्ट और
फर्स्ट वाले जो कंप्रेस है ट्रे को कंप्रेस करके उसको चेक करना है और एक्सपोर्ट। सो जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा और फिर हम उसको यूज करेंगे। जैसे आपकी साइट लोड होगी, बाय डिफॉल्ट जैसा आपको पोजीशन या रोटेशन चाहिए आपके मॉडल का वो आप सेट कर दीजिए और फिर एक्सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर कलर दिया है, आप कोई भी पार्ट पे क्लिक कर सकते हो। मेरे को इस पार्ट पे क्लिक करना है, इस पार्ट पे क्लिक किया और मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ या फिर रेड कलर दे सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो कलर आप दे सकते हैं। सिमिलरली मेरे को इस पार्ट पे क्लिक करना है और मैं उसके हिसाब से जो कलर मेरे को चाहिए मैं वो कलर दे सकता हूँ। और फिर वही आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट में जाके एसेट एक्सपोर्ट्स में, जीएलबी एक्सपोर्ट में और एक्सपोर्ट जीएलबी। सो जैसे ही अगर आप करेंगे तो आपको डाउनलोड में scene.glb करके आपको फाइल मिलेगी। अब देखते हैं उसको कैसे यूज करना है, लेकिन पहले हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनका बॉयलर प्लेट यूज कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया था और इसी पेज पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा WebGI स्टार्टर टेम्पलेट, क्लिक कीजिए। सो ये गिटहब ओपन करेगा। अगर आप यूज दिस टेम्पलेट क्लिक करेंगे तो आपको रिपोजिटरी बनाने का ऑप्शन आएगा, बट मेरे केस में मैं इसको सिर्फ डाउनलोड कर लेता हूँ, तो डाउनलोड एज जिप, और ये डाउनलोड हो रहा है। सो जैसे ही डाउनलोड होगा मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और उसको मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसमें 3 मेन फाइलें जिसपे हम काम करेंगे वो है एक index.html, style.css और index.ts, और एसेट के अंदर उनका एक डिफॉल्ट फाइल है GLB फाइल। तो हमने scene.glb अभी जस्ट एक्सपोर्ट किया था या डाउनलोड किया था, तो उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो हम वो देखते हैं, उससे पहले हम कुछ चीजें चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले index.ts को हम index.js कर लेते हैं, और अगर वहां पर चेंज किया है तो हमें index.html को बताना पड़ेगा कि हम JS यूज कर रहे हैं। सेव करते हैं। सो अब हम npm इंस्टॉल करते हैं। सो ये टाइम लेगा तो इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करते हैं। तो npm इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लिखेंगे npm run start और फिर ये उसको बिल्ड करेगा। सो हमें एरर है क्योंकि हमने index.ts के बाद यहाँ पर आपको ये एक एरर दिख रहा रहेगा। सो वो एरर इसलिए है क्योंकि ये पहले टाइपस्क्रिप्ट थी, तो हमें टाइपस्क्रिप्ट का ये पार्ट निकाल देते हैं और सेव करते हैं। और इसको करने के बाद आपको करना है npm run start। सो अब ये इसको बिल्ड करेगा। सो ये हमारा बिल्ड हो गया है और यहाँ पर ये ts config की जरूरत नहीं, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ और हमारा बिल्ड होने के बाद वो रन होगा लोकल होस्ट 1234 पे, और हम जाएंगे 1234 पे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो रिफ्रेश करते एक बार और। सो लोकल होस्ट 1234 कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पर वो जो classics.watch.glb फाइल थी उनके एसेट फोल्डर में वो लोड हो रही है। तो वो लोड होने के बाद आपको वॉच यहाँ पर दिखेगी। सो ये हमें वॉच दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको अपने मॉडल से रिप्लेस कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस एसेट फोल्डर में अपना scene.glb फाइल को ड्रॉप करना है। सो आपने जहां पर भी डाउनलोड रख उसको वहां से कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए और ये क्लासिक को डिलीट कर देते हैं। और index.js में हम यहाँ पर जहाँ पर classic-watch.glb उसको हम scene. कर देंगे। तो scene.glb और सेव करते हैं। ये वापस बिल्ड हो रहा है और हमें कुछ ऐसा रिजल्ट दिखना चाहिए। सो हमें हमारा कार दिख रही है उसी पोजीशन पे जहां पर हमने जैसा उसको एक्सपोर्ट किया था यहाँ से। सो अब हम क्या करते हैं कि इस फर्स्ट पार्ट के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए हम वो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे index.html से। सो हम अपने index.html में जाएंगे और सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए कि हमें लोडर बनाना है, तो हम एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास नेम हम देंगे लोडर। तो एक रैपर रहेगा वो, और इसके अंदर हमें एक p टैग चाहिए जो कि टेक्स्ट रहेगा, जो सिंपल सा टेक्स्ट है जो बोलता है कि लोडिंग प्लीज वेट, और उसके नीचे हमें एक लाइन चाहिए, तो वो लाइन हमारी प्रोग्रेस रहेगी। सो क्लास प्रोग्रेस, और ये हमारे मॉडल से लिंक रहेगा। तो जैसे ही आप साइट लोड करेंगे तो जब तक हमारा मॉडल बैकग्राउंड में लोड नहीं हो जाता तब तक ये लाइन धीरे धीरे इंक्रीमेंट होती जाएगी, इसका विथ इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ये पूरी चीज को गायब कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड चीज जो चाहिए कि हमें एक मेन कंटेनर चाहिए जिसका क्लास नेम हम डालेंगे मेन कंटेनर, और इसके अंदर हम सेक्शंस लिखेंगे। तो हमारे केस में 6 सेक्शंस हैं, तो हम 6 सेक्शंस बनाएंगे कुछ ऐसे। तो हमारा क्लास नेम है मेन कंटेनर, उसके अंदर 6 सेक्शंस है और सबका एक एक सबको उनका नाम दिया है। तो ये हमारा index.html है। अब हम जाते हैं अपने CSS में और इन सारी चीजों को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो चीज हमें करनी है वो है कि जो WebGI कैनवस इसका बॉर्डर हटा देते हैं और इसको 80 के बदले 100 करेंगे,
इसको भी हम 100 करेंगे और ये तीनों चीजों को निकाल देते हैं। फिर क्योंकि हमारा कैनवस एक ही जगह पे वो नहीं मूव होगा, हमारा ऊपर का रैपर है वो स्क्रॉल बार के साथ मूव होगा, तो हम इसको पोजीशन फिक्स देंगे, टॉप 0 देंगे, और क्योंकि हम कैनवस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो पॉइंटर इवेंट नन करेंगे और जी इंडेक्स नीचे, ताकि हमारा जो कैनवस है वो हमारे HTML के नीचे चला जाए। तो ये हो गया कुछ ऐसा। और अब बॉडी में हमें जो चीजें डिफाइन करनी है, सबसे पहले हम बॉडी को मार्जिन और पैडिंग 0 दे देते हैं और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं। तो ये हमारी बॉडी में हो गया। और हम कुछ ग्लोबल कलर यूज करने वाले हैं, तो हम डिफाइन करते हैं। तो हम लिखेंगे रूट में हमें अलग अलग कलर चाहिए, तो हम लिखेंगे रेड। तो हमारे केस में जो रेड कलर है कुछ ऐसा दिखता है। सिमिलरली और भी कलर हैं, हम उनको यहाँ पर ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि बॉडी को में हम बताएंगे कि जो भी स्क्रॉल बार हो वो कैसा दिखना चाहिए। क्योंकि हम बॉडी का स्क्रॉल बार यूज नहीं करने वाले हैं, तो हम लिख सकते हैं ओवरफ्लो एक्स हिडन और बिहेवियर नन। तो हम अब लिखेंगे स्क्रॉल बार कैसा दिखना चाहिए, उसका विड्थ थिन होना चाहिए, उसका कलर रेड होना चाहिए। तो स्क्रॉल बार कलर वेरिएबल रेड, और ये रेड यहाँ से आ रहा है। और इसके नीचे दो चीजें और हैं, हाइफन वेबकिट स्क्रॉल बार, और इसमें हम बताएंगे कि उसका विड्थ कितना रहेगा। तो हमारे केस में हम 3 पिक्सल यूज कर रहे हैं। और सिमिलरली उसका जो थंब है, स्क्रॉल बार का जो थंब है वो कैसा होना चाहिए, तो उसको बॉर्डर रेडियस 2 है और उसका कलर रेड है। सेव करेंगे तो ये हमारा बॉडी में हो गया। और इसको अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट कुछ कैसा है। तो आपने ध्यान देगा कि यहाँ पर हमें लोडिंग दिख रहा है और हमारे सारे सेक्शंस दिख रहे हैं। सो अब हम सबसे पहले अपना लोडिंग का कोड लिखते हैं। तो हमारे लोडिंग बार के केस में क्या है कि हमारा एक कंप्लीट रैपर जिसको हमने लोडर नाम दिया है उसको डिफाइन करते हैं। तो डॉट लोडर, पोजीशन इसका एब्सोल्यूट है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सेंटर में, तो फ्लेक्स बॉक्स से हम सेंटर कर रहे हैं। और डायरेक्शन कॉलम है क्योंकि पहला टेक्स्ट चाहिए और फिर नीचे का लाइन चाहिए। और इसका विड्थ 100% है और हाइट भी 100% है। जी इंडेक्स की हमेशा ऊपर होना चाहिए, तो हम जी इंडेक्स 10 दे रहे हैं। बैकग्राउंड कलर इसको हम ग्रे दे रहे हैं और ये ग्रे ऊपर से आ रहा है जहाँ पे अपने रूट में ग्रे डिफाइन किया यहाँ पर। और फिर हमें इसे गैप देंगे और फॉन्ट साइज 12 पिक्सल देंगे। इससे हमारा लोडर हो गया। उसके अंदर एक पी टैग था और एक लाइन के लिए प्रोग्रेस था। तो अब हम प्रोग्रेस को डिफाइन करते हैं। तो डॉट प्रोग्रेस, ये भी एब्सोल्यूट है और ऊपर से 60% है, तो टेक्स्ट के नीचे आएगा। ये विड्थ हम 50% दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस एंड से दूसरे एंड तक जाए, हम चाहते कि यहां से स्टार्ट हो और यहीं तक जाए, तो 50% उसका विड्थ दे रहे हैं टोटल। हाइट इसको हम 1 पिक्सल दे रहे हैं, एक पतली सी लाइन रहेगी। बैकग्राउंड कलर हम रेड देंगे और इसको भी हम जी इंडेक्स 10 और मार्जिन टॉप बॉटम में 0, लेफ्ट और राइट में 5% दे रहे हैं। अब हम बताएंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका स्केल बढ़ाएंगे, कोई भी आइटम का स्केल बढ़ाएंगे तो यूनिफॉर्मली वो दोनों साइड बढ़ता है, बट हमें बताना है कि उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो इसके लिए इसका हम जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है वो लेफ्ट से है, यहाँ से, तो इंक्रीमेंट होकर इस साइड आएगा। और इसको अगर हम सेव करके अभी देखेंगे तो हमें हमारा लोडिंग पेज दिख रहा है और हमें वो लाइन दिख रही है। सो अब हम क्या करेंगे, इस जो लाइन है इसको हम 0 कर देंगे, क्योंकि जब हमारा मॉडल बैकग्राउंड में लोड होगा उसके कितना लोड हुआ उसकी वैल्यू पे हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे। सो हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स 0 और ट्रांजिशन कर देंगे 1 सेकेंड का, तो ये ट्रांसफॉर्म पे रहेगा ताकि ये स्मूथ दिखे। तो ये हमारा प्रोग्रेस हो गया। और सिमिलरली उसके बाद हमारे पास क्या था, मेन था और सेक्शन थे। तो हम इन मेन और सेक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। तो मेन, क्योंकि हमने कहा था कि हम बॉडी का स्क्रॉल बार यूज नहीं करेंगे, हम इस कंटेनर मेन का यूज करने वाले हैं। तो इसमें ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल रहेगा, एक्स हिडन रहेगा और हाइट 100%, कुछ ऐसे। फिर हमारे केस में जो हर एक सेक्शन में वो स्नैप होना चाहिए। सो हम लिख सकते हैं स्क्रॉल स्नैप टाइप वाई मैंडेटरी और स्क्रॉल स्नैप पॉइंट वाई 100 व्यू के होना चाहिए, जो पॉइंट्स का हमारा स्नैपिंग है। तो ये हमारा मेन हो गया। और लास्ट चीज जो हमारे पास है वो है सेक्शन। तो सेक्शन के अंदर यहाँ पर ऐसे लेंगे सेक्शंस की हाइट हम रखेंगे 100। ये स्नैप सेंटर में रहना चाहिए कि जब हम स्नैप करेंगे तो सेंटर के बेसिस पे स्नैप होना चाहिए। और इसमें जो फॉन्ट है वो 42 रखेंगे, सेव। तो अभी ये हमें कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा लोडिंग एनिमेशन बीच में आ रहा है। सो अब ये हमारा डिफाइन हो गया। अब हमारा index.js में जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी कमेंट्स हम उसको पहले क्लीन कर लेते हैं। नए वर्जन में एक चीज ये है कि अगर आपने अपना HDR मैप मॉडल से एक्सपोर्ट नहीं किया, अगर ब्लैक आ रहा है तो आप कोड में यहाँ पर लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने एग्जांपल दिया है, बट हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं है। और बाकी सब हम यहाँ से हटा देते हैं और सेव करते हैं। और अभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो लोडिंग है उसको अभी के लिए बंद करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हमें
index.js में क्लियर करना है। तो हमारा जो लोडर है इसको हम क्या करेंगे, एंड में जाएंगे और लिखेंगे डिस्प्ले नन, और इसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। तो हम इसको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और हमारा मॉडल थोड़ी देर में लोड होना चाहिए। तो हमारा मॉडल दिख रहा है। सो आपने देखा रहेगा कि यहाँ पर पहले एक कंट्रोलर है और यहाँ पर एक पॉपअप आया, तो इन दोनों को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए। सो हम जाएंगे index.js में, ये ट्वीक पेन की ये लास्ट दो लाइनें हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पर एक पॉपअप की लाइन है, ये नहीं चाहिए। तो ये हो गया, अब हमें वो दोनों चीजें नहीं दिखेंगी। सो अगर आपको प्लगइन्स का आइडिया है कि आप कौन सा प्लगइन यूज कर रहे हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। और ये जब आप ये अनकमेंट करेंगे तो इसको कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि ये है मेन सारे प्लगइन्स को ऐड करने के लिए। बट अगर आपको आइडिया नहीं है तो डायरेक्टली ये सारा ही चीज रिमूव कर दीजिए। सो मैं सिंप्लिसिटी लेके सब कुछ रिमूव कर दे रहा हूँ, तो हमारी फाइल ऐसे दिखेगी। तो अब हम अपना पहले सर्वर बंद करते हैं, दो चीजें इंस्टॉल करते हैं। सो हमें पहला चाहिए एक GSAP, तो npm इंस्टॉल GSAP, और सेकेंड है TweakPen। तो ये दोनों यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल होने के बाद वापस अपना सर्वर आप चेक कर सकते हैं कि आपके packet.json में ऐड हुए हैं कि नहीं। सो यहाँ पर आपका GSAP है और यहाँ पर आपका TweakPen है। सो ये इंस्टॉल होने के बाद आपको वापस अपना सर्वर रन करना है, npm run start, और वापस अपने लोकल होस्ट 1234 पे जाना है और रिफ्रेश करना है। सो ये बिल्ड होगा और इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। सो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि हमने ये सारे जितने भी प्लगइन्स है एक ही बार में इंपोर्ट कर लिया है, तो ये सब हटा देते हैं, क्लीन करते हैं इसको। फिर हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और हम ये भी यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारा कोड थोड़ा क्लीन दिखेगा। अब हमने जो इंस्टॉल किया है GSAP, तो उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट GSAP फ्रॉम GSAP, फिर उसके अंदर का स्क्रॉल ट्रिगर फ्रॉम GSAP स्क्रॉल ट्रिगर, और हमारा TweakPen। तो हमारा TweakPen यहाँ पर, अब हमने स्क्रॉल ट्रिगर तो इंपोर्ट कर लिया, लेकिन GSAP को बताना पड़ेगा कि भाई हम स्क्रॉल ट्रिगर यूज करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे GSAP.register plugin स्क्रॉल ट्रिगर। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम बॉडी का स्क्रॉल बार यूज नहीं करने वाले, हमने जो मेन कंटेनर अब डिफाइन किया ये उसका यूज करने वाले हैं। तो हमें स्क्रॉल ट्रिगर को बोलना पड़ेगा तुम्हारा जो डिफॉल्ट स्क्रॉल बार है वो मेन कंटेनर पे है। तो हम लिखेंगे स्क्रॉल बार डॉट डिफॉल्ट, स्क्रॉलर क्या होना चाहिए, मेन कंटेनर पे। डॉट मेन कंटेनर लिखना मत भूलना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। और ये यहाँ पर हो गया। अब इसमें डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये यूज RGBM फॉल्स, और हम एंटी एलिजिंग करेंगे ताकि हमारा मॉडल थोड़ा स्मूथ दिखे, तो ये ट्रू। सो अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम देंगे const data इक्वल्स टू, इसमें दो चीजें रहेंगी, तो दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, एक है पोजीशन और ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें XYZ की वैल्यू रहेगी। तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ XYZ 0, और सिमिलरली रोटेशन, क्योंकि मैं मॉडल के केस में उसका पोजीशन और रोटेशन यूज कर रहा हूँ, और मैं बताऊंगा कि UI से आप अलग अलग वैल्यू कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया डेटा, और फिर हम करेंगे अपना हमने जो यहाँ पर पेन डिफाइन किया तो उसको इंस्टेंस बनाएंगे और उसको यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे const पेन इक्वल्स टू न्यू पेन। सो इसको हम बाद में यूज करेंगे जहां पर हम मॉडल की पोजीशन और रोटेशन वैल्यू जब फेच कर लेंगे तब। सो अभी के लिए हमने सिर्फ ये इनिशियलाइज कर दिया है, और यहाँ पर हम अपने रेंडरर के लिए एक स्केलिंग के लिए ये लाइन डालते हैं। तो viewer.renderer डिस्प्ले कैनवस स्केलिंग, तो इससे वो आपका जो मॉडल है वो ब्लर नहीं दिखेगा। सो अब हमें चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा मॉडल कितना लोड हुआ है, राइट। सो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे const importer इक्वल्स टू, आपका मॉडल कितना लोड हुआ है वो मैनेजर को पता होता है। तो इस मैनेजर को बोलेंगे कि मैनेजर, इसके पास जो इंपोर्टर करके ऑब्जेक्ट है वो हमें दे दे। तो इंपोर्टर हमें ये ऑब्जेक्ट देगा। सो अभी हमें इंपोर्टर तो मिल गया। अब इस इंपोर्टर पे दो इवेंट हैं जो हम यूज करने वाले हैं। सो हम लिखेंगे इंपोर्टर डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और इस दो बार यूज करेंगे तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। पहले वाले में हम जो लिखेंगे वो है ऑन प्रोग्रेस पे। सो ऑन प्रोग्रेस बताता है कि मॉडल कंटिन्यूसली लोड हो रहा है, वो पर्टिकुलर उसके बेसिस पे वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। और ऑन लोड बताता है कि मॉडल कंप्लीटली लोड हो चुका है। सो हम पहले ऑन प्रोग्रेस को डिफाइन करते हैं, और ऑन प्रोग्रेस में हमें मिलेगा इवेंट, जो EV मैंने लिखा है इवेंट वैल्यू, और हम लिखेंगे कि हमारा कितना प्रोग्रेस है। तो const प्रोग्रेस, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा प्रोग्रेस 0 से 1 के रेंज में कितना हुआ है। सो हम लिखेंगे EV डॉट लोडेड डिवाइड बाय EV डॉट टोटल।
अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज हो गया, बट हमें 0 to 1 चाहिए क्योंकि हमारा जो लाइन थी रेड कलर की हम उसको मूव करने वाले हैं, तो हमें 0 to 1 के रेंज में चाहिए। सो अब हमें प्रोग्रेस तो मिल गया, अब हमें क्या करना है कि हमें उस प्रोग्रेस को यूज करना है उस लाइन को मूव करने के लिए। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, किसको मूव कर रहे हैं हम, प्रोग्रेस को, तो डॉट प्रोग्रेस डॉट सेट एट्रीब्यूट, क्या सेट करने वाले हैं हम, स्टाइल सेट करने वाले। स्टाइल में हम क्या सेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म, तो हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स, और इसमें हम अपना वेरिएबल पास करेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है ये। और सिमिलरली ऑन लोड में हमें क्या करना है कि ये भी फंक्शन एक रन करेगा जो कि कॉल बैक है, और फिर हम बोलेंगे कि एक जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो एक फंक्शन रन होना चाहिए। तो हम नीचे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन, तो इसको लिखेंगे इंट्रो एनिमेशन, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और इंट्रो एनिमेशन, तो हमको पता रहेगा कि हम इंट्रो एनिमेशन में आए हैं। सेव करते हैं, और यहाँ पर हमने जो नन किया था इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर जाते हैं, और जैसे ही ये होगा आप देख रहे हैं कि हमारा मॉडल लोड हो रहा है, मॉडल के लोड होने के बेसिस पे ये इंक्रीमेंट हो रहा है, और जैसे ये इंक्रीमेंट हो जाएगा कंप्लीटली, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हम जाएंगे अपने कंसोल में और चेक करेंगे कि हम अपने इंट्रो एनिमेशन में आ गए हैं। अब हम इंट्रो एनिमेशन में आ गए तो अभी क्या करना है कि ये जो प्रोग्रेस बार है इसको निकाल देना है, इसको साइड कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने इंट्रो एनिमेशन में अपना GSAP यूज़ करेंगे टाइमलाइन के साथ। सो हम लिखेंगे कॉन्स्ट टाइमलाइन इक्वल्स टू GSAP डॉट टाइमलाइन। तो हमारा टाइमलाइन बन गया, क्योंकि इस टाइमलाइन में मैं सिर्फ अपने आइटम को रिमूव करने वाला हूँ बस, तो आपको टाइमलाइन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सपोज इंट्रो को रिमूव कर रहे हैं, फिर हेडर को टॉप से लेके आ रहे हैं, या कुछ और एनिमेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप टाइमलाइन डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं इसलिए टाइमलाइन डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आप इसको एक्सटेंड कर सकें। सो मैं लिखूंगा टाइमलाइन डॉट टू, और उसमें हम क्या करेंगे, लोडर का मूव करेंगे। तो लोडर क्या है, हमारा रैपर है, तो इसको हम कहाँ मूव करेंगे, एक्स मूव करेंगे 150%, कॉमा, फिर ड्यूरेशन हम देंगे कि कितने ड्यूरेशन में होना चाहिए, और ये स्ट्रिंग है 0.8 सेकेंड में होना चाहिए, ये एनिमेशन रहेगा इसका, और डिले 1 देंगे क्योंकि जैसे ही कंप्लीट हुआ और वैसे ही चला गया तो थोड़ा वियर्ड दिखेगा, तो हम डिले देंगे 1 सेकेंड का। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम बोलेंगे कि हम अपना मेन जो टाइमलाइन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नया फंक्शन बनाते हैं, तो हम लिखते हैं फंक्शन सेटअप स्क्रॉल एनिमेशन। तो ये हमारा फंक्शन है, और यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंप्लीट, जैसे ही वो ऑन कंप्लीट हुआ हमारा ये फंक्शन को तो कॉल करना। और अब हम क्या करेंगे, इस लॉग को यहाँ से निकाल सकते हैं और इस लॉग को यहाँ पर पेस्ट करते हुए देखते हैं कि हम यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपना कंसोल भी ओपन कर लेते हैं साथ में। सो हम उस फंक्शन में भी आ रहे हैं और हमारा एनिमेशन भी गया, और ये ट्वीक पेन हमने डिफाइन किया, अभी तक इसमें यूज़ नहीं किया है, तो इसको हम यूज़ करते थोड़ी देर में। तो ये हमारा ट्वीक पेन है, ये लाइब्रेरी का जो ये SDK है उसका ट्वीक पेन नहीं है। सो हम अब उस फंक्शन में आ रहे हैं, और इस फंक्शन में ही हम अपना सारा टाइमलाइन डिफाइन करने वाले हैं। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन के पहले ही हम ट्वीक पेन को डिफाइन करते हैं। उससे पहले ये जो है इसको हम एंड में लिखते हैं इसके बाद, क्योंकि हमें थोड़ा सा कोड क्लीन चाहिए और ये सारी चीज़ें पहले होंगी, तो इसको भी हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सो अभी हमें क्या चाहिए कि हम यहाँ पर अपना मॉडल लोड कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हमें पूरा एक मॉडल चाहिए अपना, और उस मॉडल में से हम 2 चीज़ें लेंगे, पोजीशन और रोटेशन। सो ये अवेट में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्स्ट मॉडल इक्वल्स टू ये पूरा, तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा। उस ऑब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 3D इक्वल्स टू यही मॉडल ऑफ 0 में हमें मॉडल ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो डॉट मॉडल ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया, और 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक लेगा पोजीशन और एक लेगा रोटेशन। सो हम लिखेंगे कॉन्स्ट मॉडल पोजीशन इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 3D डॉट पोजीशन एंड मॉडल रोटेशन इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 3D डॉट रोटेशन। अब कैमरा को भी मूव कर सकते हैं, बट मेरे केस में मैं मॉडल को एग्जैक्टली मूव कर रहा हूँ, सो इसलिए मैं मॉडल को ले रहा हूँ यहाँ पर।
जो हमारा लोडिंग रैपर था तो हमने उसको 150% मूव कर दिया था, बट उसको हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया था, मतलब वो अभी भी डॉम में है। तो हम क्या करेंगे कि कॉन्स्ट लोडिंग एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लोडर। तो जैसे ये लोड हो गया तो ये जो फंक्शन यहाँ पर हम अपना स्क्रॉल करने वाले हैं, एनिमेशन बनाने वाले हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव। क्या रिमूव करना है? हमारा लोडिंग एलिमेंट, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो अब ये हो गया। अब इसके नीचे एक फंक्शन बनाते हैं जो हम हर जब भी हम अलग अलग सेक्शंस पे रहेंगे हम उसको कॉल करेंगे। सो हम लिखेंगे फंक्शन ऑन अपडेट और हम सिंपल सा इसमें लिखेंगे व्यूअर डॉट सेट डर्टी। सो आप सोच रहे हैं कि सेट डर्टी क्या है? सो ये बेसिकली हम इसको कॉल करते हैं जिससे हम रेंडरर को फोर्सफुली अपडेट करते हैं या अपने रेंडरर को अपडेट करते हैं। सो अब हम अपने इस फंक्शन में अपनी टाइमलाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ एरर है क्या। रिफ्रेश। तो हमारा जो एरर आ रहा है वो इस लाइन की वजह से आ रहा है, इसको देखते हैं हम बाद में। तो अभी के लिए हम इसको कमेंट करते हैं और हम अपना टाइमलाइन डिफाइन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट। सो अब हम क्या करते हैं कि हम अपने इसके लिए यहाँ पर जो हमने यूआई ऊपर दिख रहा है अपने ब्लैक कलर का, उस स्ट्रीक पेन को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे पेन डॉट एड इनपुट और ये फर्स्ट जो लेगा वो ऑब्जेक्ट लेगा जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, ये है डेटा। सो हम लिखेंगे डेटा कॉमा उसमें कौन सा, उसमें हमें चाहिए पोजीशन ऑब्जेक्ट और उसके अंदर हम XYZ डिफाइन करते हैं। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। इस XYZ तो वही XYZ आपने ऊपर लिखा है और स्टेप क्या है कि हम बताएंगे कितना कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना चाहिए। सिमिलरली इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और सेम हम रोटेशन के लिए करते हैं। बट रोटेशन के केस में हमें पता है कि वो कितना एक्स में जा सकता है और कितना वाई में जा सकता है। तो इसके रोटेशन के लिए हम मिन और मैक्स वैल्यू भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप मिन और मैक्स वैल्यू कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मिन और मैक्स वैल्यू आपको पता कैसे चला? ये एक्चुअली रेडियन में वैल्यू है। सो -360 से लेके +360 तक, और इसका प्रिसीजन बढ़ा देते हैं कुछ ऐसा। ये हो गया। और जब भी आप इन वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसका इवेंट कुछ वैल्यू जनरेट करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि किस पे हो रहा है। तो ई और इसको क्लोज करते हैं और इसमें हम चेक करेंगे कि इफ ई डॉट प्रीसेट की अगर रोटेशन है, मतलब आप रोटेशन के में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि XYZ को डिस्ट्रक्चर करेंगे ई डॉट वैल्यू से और मॉडल रोटेशन में सेट करेंगे। तो मॉडल रोटेशन डॉट सेट XYZ, वरना एल्स में वापस डिस्ट्रक्चर करेंगे XYZ को और मॉडल सेट में सेट करेंगे। तो मॉडल पोजीशन डॉट सेट ये, और लास्ट में हम कुछ भी चेंज करेंगे तो अपना फंक्शन कॉल करेंगे ताकि वो रेंडर को अपडेट करे। और इसको देखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं ऐसा। सो अगर मैं अभी रोटेट करूंगा तो मेरी कार रोटेट हो रही है। सिमिलरली मैं कोई भी एंगल से रोटेट कर सकता हूँ। सो हम इसको यूज करेंगे हमारे हर एक सेक्शंस में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो अब हम क्या करते हैं, अपना स्क्रॉल ट्रिगर यूज करते हैं हर एक सेक्शन के लिए। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट T2 हमारा टाइमलाइन रहेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइमलाइन पहले बनाया था। कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं बट मैं T2 यूज कर रहा हूँ। डॉट यहाँ पर लिखेंगे टाइमलाइन, तो हमारी T2 टाइमलाइन बन गई। और अब हम लिखेंगे T2.2 किस पे, पोजीशन पे। तो हमारे फर्स्ट सेक्शन में तो हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसमें XYZ तीनों 0 होना चाहिए। फिर इसमें लिखेंगे हम स्क्रॉल ट्रिगर। ये कब ट्रिगर होना चाहिए? जब फर्स्ट सेक्शन आएगा। तो अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सेकंड से अगर फर्स्ट जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सेक्शन आ गया, तब ये ट्रिगर होना चाहिए। स्टार्ट और एंड सब टॉप है। अगर ये आपको पता नहीं है तो अगर आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, टेक्स्ट रिवील ऑन स्क्रॉल ट्रिगर करके है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये क्या है। फिर हम स्क्रब यूज करेंगे, तो आपका हल्का सा डिले होगा जब आप स्क्रॉल करेंगे मॉडल के बीच में, काफ़ी सडन नहीं होगा। और इमीडिएट रेंडर फॉल्स कर रहे हैं तो ये रहेगा कि जैसी टाइमलाइन बनाओ एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो हमेशा इसको फॉल्स करते हैं। और जैसे ही फर्स्ट टाइमलाइन कंप्लीट होगी, फर्स्ट सेक्शन की टाइमलाइन, हम अपना ऑन अपडेट कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा कॉमा और ये हमारा फर्स्ट सेक्शन का हो गया। ऑब्वियसली आपको कुछ इफेक्ट दिखेगा नहीं क्योंकि हम फर्स्ट सेक्शन में ही है। सो अब हम करेंगे यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड। तो इस सेमीकोलन पे ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि VS कोड में मैंने एक्सटेंशन यूज किया था और सेमीकोलन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, बट ये किसके कंटिन्यूस है। तो सेकेंड सेक्शन में हम वापस सेम लिखेंगे। तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ
2 तक, ये T2 मत कॉपी करना, यहाँ तक 2 तक पेस्ट, और यहाँ पर सेकेंड। और सिमिलरली इसमें हमारा एक और चीज़ है, वो है रोटेशन। तो यहाँ पर पोजीशन के बदले आएगा रोटेशन। सो और यहाँ पर भी सेकेंड है, यहाँ पर सब राइट है। अब जाते हैं यहाँ पर। सो अब हम क्या, हमें सेकेंड सेक्शन में क्या चाहिए, कार हमें टॉप व्यू चाहिए। तो टॉप व्यू में हमें लाने के लिए क्या करना है कि जो Z है, ये Z है, एक्स वाई जी, इसको रोटेट करना। तो आप ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रोटेट करके कौन से एंगल में रोटेट हो रही है। तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, या फिर आप खुद वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे को वैल्यू पता है, तो मैं 1.57 लिख रहा हूँ, और ये सब 0 है। तो देखा, जैसे मैंने मूव किया तो इधर गलत जगह पे आ रहा था, फिर आपको हल्का सा ये मूव करना पड़ेगा ताकि वो अपडेट हो जाए। तो सेकेंड में बाकी सब 0 है, पर जो लास्ट वैल्यू है रोटेशन की वो 1.57 है। तो हम उसको लास्ट वैल्यू रोटेशन में -1.57 मतलब -90 डिग्री सेव करते हैं, और हम ये अपना हटा सकते हैं यहाँ से। सो अब मैं सेक्शन 1 से सेक्शन 2 जाऊंगा, तो मुझे मेरा एनिमेशन दिखना चाहिए। सो अब हम क्या करते हैं, ये होगा सेक्शन 2 का। सिमिलरली हम सेक्शन 3 पे देते हैं। तो यहाँ पर हम कमेंट लिखते हैं सेक्शन या फिर 3, और 3 के लिए भी हम ये एग्जैक्ट दोनों कॉपी कर लेते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और हमेशा याद रखना एंड में सेमीकोलन आ जाता है, तो हर बार रिमूव करना, अगर ध्यान देना यहाँ पर। सो अब 3 हो गया, तो यहाँ पर आएगा 3, और सिमिलरली यहाँ पर आएगा 3। और अब हम क्या करते हैं कि index.html में जाते हैं, फर्स्ट 2 सेक्शन को हम कमेंट कर देते हैं। तो ये जो लोड होगा वो डायरेक्ट थर्ड सेक्शन पे लोड होगा। सो ये थर्ड सेक्शन पे डायरेक्ट लोड हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि हमें थर्ड सेक्शन पे कैसा दिखाना है। सो हमारा जो थर्ड सेक्शन पे हम क्या करते हैं, पोजीशन करते हैं कि हमें कैसा चाहिए। हमें कुछ इधर चाहिए, रोटेट करके देखते हैं। हाँ ओके, हम ऐसा रोटेट करेंगे तो वैल्यू टाइप करके देखते हैं। तो ये तो शायद 1, ओके 1 सही दिख रहा है। फिर हमें टॉप व्यू चाहिए, तो टॉप व्यू हमारा एक्स और जी के कॉम्बिनेशन पे है। तो कुछ ओके ये सही लग रहा है, और इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और इसको पास करते हैं। सो इस तरह आप वैल्यू एडजस्ट करके आपको जो व्यू चाहिए वो व्यू में आप ला सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से ये काफ़ी बेटर लग रहा है। सो अब हम अपने इसमें जाएंगे VS कोड में, और ये सारी वैल्यू को कॉपी करेंगे। तो अपने index.html में जाएंगे, और पोजीशन हमारा क्या है, पहला 0.97, दूसरा क्या है -0.39, थर्ड क्या है -1.13। अब सिमिलरली रोटेशन को कॉपी पेस्ट करेंगे और सेव। तो ये हमारा थर्ड सेक्शन हो गया। और अब हम क्या करते हैं, अपना जो हमने कमेंट किया था इसको वापस ला देते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा स्क्रॉल ट्रिगर के साथ काम कर रहा है कि नहीं। तो हम फर्स्ट सेक्शन से सेकंड, सेकंड से थर्ड जाएंगे और रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। सो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, अब हम जाएंगे सेकंड पे, स्क्रॉल किया, सेकंड गया, सेकंड से अब जाएंगे थर्ड पे। सो हमने क्या मिस्टेक किया, चलो देखते हैं। हमने यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर हमारा ट्रिगर 3 है, जबकि वो हमने index.html में थर्ड लिखा है। और यहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने गलत लिखी है, ये ऑन अपडेट आपको एक बार ही कॉल करना है, क्योंकि सेकेंड सेक्शन में आपने ऑलरेडी पोजीशन पे ऑन अपडेट कॉल कर दिया है, राइट। और वो उसका ही टाइमलाइन है, सेकेंड सेक्शन का यही टाइमलाइन है, तो आपको वापस कॉल करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली थर्ड में भी आपने एक बार कॉल कर दिया तो वापस कॉल करने की जरूरत नहीं है, वरना वो एक्स्ट्रा रेंडर होता है और कुछ नहीं। सो अब देखते हैं, और मैं फर्स्ट से जाऊंगा सेकंड पे, सेकंड से जाऊंगा थर्ड पे। सो ये हमारा हर एक सेक्शन पे काम कर रहा है। सो अब 2 चीज़ें हम राइट करते हैं। एक जो हमारा एरर आ रहा था इधर रिमूव की वजह से, वो रिमूव नहीं, रिमूव चाइल्ड है, तो उसको लिखते हैं। और सेकंड चीज़ है कि हमने सब कॉपी पेस्ट किया था, तो हमने एक गलती कर दी कि जो स्टार्ट है इसमें टॉप, और सेकंड चीज़ जो है वो बॉटम होनी चाहिए। इसकी वजह से वो मार्कर पहले ही क्रॉस हो जा रहा था, तो हमारा जो जितने भी एनिमेशन थे वो स्मूथ नहीं थे, वो काफ़ी सडन थे। तो स्टार्ट में जहाँ जहाँ भी
सेकेंड पैरामीटर जो है वो बॉटम रहेगा और सेव करते हैं। और अब इसका रिजल्ट देखते हैं। सो अब मैं फर्स्ट सेक्शन से सेकेंड सेक्शन जाऊंगा तो ये काफ़ी स्मूथ रहेगा। सिमिलरली मैं रिवर्स में भी जा रहा हूँ तो काफ़ी स्मूथ है। सो ऐसे करके आप फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेक्शन में भी आप अलग अलग व्यू दिखा सकते हैं। सो एग्जैक्टली सेम है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग पोजीशन लानी। तो अब मैं अभी थर्ड सेक्शन पे हूँ। सो मैं क्या करूँगा कि आप या तो थर्ड सेक्शन की वैल्यू कॉपी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली फोर्थ सेक्शन के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे आप 0 0 करेंगे ये उस पोजीशन में आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको नीचे लेंगे थोड़ा सा और फिर हम Z में उसको मूव करेंगे उस डायरेक्शन में। अब हम उसको स्टार्ट करेंगे रोटेट करना। तो मेरे ख्याल से 1.5 करके देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी है तो, लेकिन ये उतना सही नहीं लग रहा है। उसको एग्जैक्ट सेंटर करते हैं, ट्राई करना। सो कुछ ऐसा और वापस Z वैल्यू देखते हैं कि कहाँ पर। मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पर सही लगेगा। और आपको थोड़ा टॉप व्यू चाहिए तो आपको वापस X और Z के कॉम्बिनेशन से आपको वो व्यू लेना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा, फिर ये ऐसा। सो आपको धीरे धीरे इन सब वैल्यूज चेक करके लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फोर्थ सेक्शन के लिए ये वाला व्यू सही है। सो हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को वापस वही करेंगे। सो हम थर्ड सेक्शन का जो भी हमने किया था कॉपी करते हैं। याद रखना है सेमी कॉलन निकाल के पेस्ट। अब यहाँ पर हम फोर्थ लिखते हैं और हम यहाँ पर भी ये कमेंट को भी हम थर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब फोर्थ में हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हमारा सिर्फ पहला तो 0 0 ही है। तो ये है 0 0, इसमें हम वैल्यू पेस्ट करते हैं। फिर हम इसको 1.31 को लिखते हैं, इसको भी पेस्ट करते हैं। ये हमारा पोजीशन हो गया। अब हम रोटेशन करते हैं। तो पहला वैल्यू है ये, सेकंड वैल्यू है कुछ ये, ये, और थर्ड वैल्यू है कुछ ये। और यहाँ पर हम वापस स्पेलिंग मिस्टेक ना करें इसलिए हम फोर्थ यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट सेव करते हैं। और ये हमारा कंपाइल होगा और हम चेक कर सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। सो फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ। सिमिलरली फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकेंड और सेकेंड से फर्स्ट। सो हम ऐसे करके आप अलग अलग व्यूज बना सकते हैं। सो आपको आइडिया आ गया रहेगा कि यह प्रोजेक्ट कैसे बना है। तो हमने 4 सेक्शंस बना चुके हैं ऑलरेडी। सो ये रहे वो 4 सेक्शंस। सो अब आप जितना चाहे उतना सेक्शन ऐड कर सकते हो और टाइमलाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब इस ट्वीक पेन का आपका काम हो जाए तो आपको क्या करना है कि सिर्फ ये जो आपने लाइन लिखी है ये सारी, इनको कमेंट करना है और इधर कमेंट करना है। ये कर देंगे तो गायब हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में CSS को कैसे टाइमलाइन से कनेक्ट करते हैं।